एक राइटर जो अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है जहाँ कुछ महीने पहले एक फैमिली को बेरहमी से मार दिया गया था। और फिर उस घर के एटिक में उसे ऐसा क्या मिलता है जो उसे हिला कर रख देता है। आइए जानते हैं। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हॉरर हिस्ट्री की सबसे डिस्टर्बिंग मूवी सिनिस्टर को, जो रिलीज हुई थी 2012 में। आज की मूवी एक्सप्लेनेशन बहुत डार्क और डिस्टर्बिंग होने वाली है, तो लाइट्स ऑफ कर लो, हेडफोन्स लगाओ और वीडियो को अंत तक जरूर देखना एंड डू सब्सक्राइब। मूवी स्टार्ट होते ही हॉरिफाइंग सीन से, जहां एक फैमिली को ट्री के नीचे खड़ा दिखाया जाता है और उनके गले में रोप्स बंधी हुई होती हैं। फिर अचानक उस ट्री की एक ब्रांच कट होती है और पूरी फैमिली हवा में लटक जाती है और इस तरह उस पूरी फैमिली की दम घुटने से मौत हो जाती है। और ये सब कुछ चल रहा होता है एक ओल्ड टेप पर। अब हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एलिसन ऑसवर्ल्ड से, जो एक क्राइम राइटर होता है जो रेयर मर्डर्स पर बुक लिखता है। 10 साल पहले उसने एक ट्रू क्राइम बुक लिखी थी जिसका नाम था केंटकी ब्लड। ये किताब एक सुपर हिट थी और बेस्ट सेलर भी थी। एलिसन ने इस केस में पुलिस से ज्यादा मेहनत की और इस एक किताब ने एलिसन को रातों रात अमीर और मशहूर बना दिया था। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। 10 साल से उसकी कोई भी किताब हिट नहीं हुई है। वो उस पुरानी शोहरत और सक्सेस के पीछे पागल हो चुका है, यहाँ तक कि वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ उसी घर में शिफ्ट होता है जहाँ ये मर्डर्स हुए थे। लेकिन अपनी फैमिली को वो ये बात नहीं बताता। फैमिली में उसकी वाइफ ट्रेसी और 2 बच्चे हैं, ट्रेवर और एशली। एक दिन एलिसन अपने नया घर एक्सप्लोर कर रहा होता है और उसकी नज़र एटिक पर जाती है और वहाँ उसे एक पुराना प्रोजेक्टर और कुछ फिल्म रील्स मिलती हैं। उसे लगता है शायद ये केस सॉल्व करने में मदद करेगा। असल में एलिसन इस घर में होने वाले मर्डर्स पर एक बुक लिखना चाहता है। उसे लगता है कि शायद इससे उसकी शोहरत वापस आ जाएगी। एलिसन रात को प्रोजेक्टर चलाता है जिसमें वो उन टेप्स को प्ले करता है जो उसे एरिक से मिली होती है और पहली टेप का नाम होता है फैमिली हैंगिंग आउट। टेप की स्टार्टिंग में ये सब नॉर्मल फैमिली पिकनिक लगती है, लेकिन अचानक सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम उस फैमिली को ट्री से लटका हुआ देखते हैं। और ये सीन हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। और हैरानी की बात यह होती है कि उन फैमिली मेम्बर्स में से एक छोटी बच्ची गायब होती है जिसका नाम स्टेफनी होता है। एलिसन ये सब देखकर बहुत शौक हो जाता है, लेकिन क्यूरियोसिटी की वजह से वो दूसरी टेप भी प्ले करता है। दूसरी टेप का नाम होता है पूल पार्टी। वीडियो में एक फैमिली को स्विमिंग पूल के पास दिखाया जाता है जहां वो सब फैमिली मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर अचानक सीन शिफ्ट होता है एक गैरेज में जहां हम देखते हैं एक कार को जिसको चेन से लॉक किया हुआ होता है और उस कार के अंदर वही फैमिली होती है जो पिकनिक पर थी और उनके हाथ पैर टाई किए हुए होते हैं और फेस पर भी टेप लगा हुआ होता है। फिर अचानक से कोई उस कार को आग लगा देता है और वो सब अंदर ही जल जाते हैं और वो लोग चिल्ला भी नहीं पाते क्योंकि वो लोग बेहोश होते हैं। ये देखकर एलिसन बहुत ज़्यादा डर जाता है और पुलिस को कॉल करने लगता है, मगर अपनी पुरानी बुक देखकर वो कॉल कट कर देता है क्योंकि वो अपने फेम को लेकर सेल्फिश है। जैसे ही एलिसन थर्ड टेप प्ले करने लगता है तभी उसे कॉरिडोर से आवाज़ आने लगती है। वो जाके देखता है तो ट्रेवर एक बॉक्स में होता है और बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है। एलिसन उसको लेकर बाहर चला जाता है, तभी वहाँ ट्रेसी भी आ जाती है जब तक ट्रेवर खामोश हो जाता है। असल में ट्रेवर को पैरासोमनिया नाम की एक बीमारी होती है जिसे हम आम जुबान में नाइट टेरर्स या नींद में चलना भी कहते हैं। फिल्म के मुताबिक एलिसन और ट्रेसी को लगता था कि ट्रेवर अब ठीक हो चुका है, लेकिन इस नए घर में आते ही उसकी बीमारी वापस आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है सुबह में जहां हम देखते हैं कि वो सब एक नॉर्मल फैमिली की तरह ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और ट्रेवर को याद नहीं होता कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। ट्रेसी और बच्चों के जाने के बाद एलिसन थर्ड टेप प्ले करता है जिसमें एक फैमिली पूल में पार्टी कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है रात में जहां उन सब फैमिली मेंबर्स को लॉन चेयर से बांधा हुआ होता है और फिर कोई उस रोप को पुल करके एक एक करके सबको पूल में गिरा देता है और दम घुटने की वजह से इस फैमिली की भी मौत हो जाती है। अभी तक एलिसन 3 टेप्स प्ले कर चुका है जिसमें 3 फैमिलीज की अलग अलग तरीके से मौत हुई है। एलिसन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन एक चीज़ जो सब टेप में कॉमन होती है वो होता है एक स्ट्रेंज डार्क फिगर। और जब एलिसन फुटेज को जूम करता है तब उसे पहली बार क्लियरली वो क्रीपी फेस नज़र आता है जो हर टेप में अपेयर हो रहा था। एलिसन रील पॉज करके जब वो स्ट्रेंज फेस देखने के लिए क्लोज जाता है तभी प्रोजेक्टर को आग लग जाती है। एलिसन वो आग बुझा देता है और तभी ट्रेसी ड्राइवर को लेकर वापस आ जाती है और उसे डांट रही होती है। एलिसन जाके उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तो ट्रेसी बताती है कि ट्रेवर ने अपने स्कूल में एक ड्राउनी ड्राइंग बनाई थी जिसमें 4 लोग एक ट्री से लटके हुए होते हैं। वहाँ एलिसन और ट्रेसी की लड़ाई होती है इस बात पर कि ट्रेवर ने ज़रूर एलिसन के रूम में सब देखा होगा और एलिसन को चाहिए कि वो अपना रूम लॉक रखे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं एलिसन को 4th टेप प्ले करते हुए, इसका नाम होता है स्लीपी टाइम।
शुरुआत में ये सब भी नॉर्मल लगता है, लेकिन जल्दी कैमरा एक बेडरूम में जाता है जहाँ एक फैमिली को बेहोशी की हालत में बेड पर रस्सी से बांधा हुआ होता है और उनके मुंह पर भी टेप लगी होती है और फिर कोई अचानक से नाइफ निकालकर उनका गला कट कर देता है। इन सब टेप्स का एलिसन की हेल्थ पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना शुरू कर देता है। टेप में एलिसन एक ख़ास टाइप का सिंबल नोटिस करता है। उसके अलावा टेप से उसको पता चलता है कि इस फैमिली के नाम मिलर फैमिली था और इनका भी एक बेटा गायब है जिसकी उम्र 13 साल थी। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और एटिक्स की स्टेयर्स गिर जाती हैं। एलिसन जब देखने के लिए ऊपर जाता है, वहाँ उसको उन टेप्स के बॉक्स के नीचे कुछ अजीब ड्राइंग्स मिलती हैं। इन ड्राइंग्स में हर मर्डर सीन को डिटेल से दिखाया गया होता है, लेकिन हर ड्राइंग में एक अजीब सा लंबे बालों वाला आदमी भी नजर आता है जिसके ऊपर मिस्टर बूगी लिखा होता है। तभी एटिक का फ्लोर टूट जाता है और एलिसन नीचे गिर जाता है और उसे काफ़ी चोट आती है। वहीं हम देखते हैं शेरिफ और डेप्यूटी को जो मिलने आए होते हैं एलिसन से। शेरिफ एलिसन से नफरत करता है क्योंकि शेरिफ के मुताबिक एलिसन एक सेल्फिश इंसान है जो सिर्फ अपने फेम और सक्सेस के लिए बुक्स लिखता है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें लोगों का फ़ायदा है या नहीं। इस वजह से वो चाहता है कि एलिसन ये घर छोड़कर चला जाए। और दूसरी तरफ देखते हैं हम डेप्यूटी को जो एलिसन के काम में बहुत इंटरेस्टेड है और जानना चाहता है कि एलिसन आखिर क्या कर रहा है। मूवी में डेप्यूटी का कोई नाम नहीं बताया गया और उसे डेप्यूटी सो एंड सो करके पुकारा गया है। डेप्यूटी एलिसन से इंटरोगेट कर रहा होता है कि ये सब कैसे हुआ और उसकी पुरानी बुक की बहुत तारीफ भी करता है कि मुझे वो बहुत पसंद है और मुझे क्या एक ऑटोग्राफ मिल सकता है। एलिसन हाँ कर देता है और इसी बहाने से वो एलिसन के ऑफिस में आ जाता है और जैसे ही एलिसन को ये बात समझ आती है तो उसे वहाँ से बाहर जाने का कहता है, मगर डेप्यूटी कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। असल में एलिसन को किसी की हेल्प तो चाहिए थी उन मर्डर फैमिलीज के बारे में पता लगाने के लिए, तो ये काम डेप्यूटी को दे देता है। नेक्स्ट डे डेप्यूटी कॉल करके एलिसन को सारे इन्फॉर्मेशन देता है जिसके बारे में एलिसन ने पूछा था। वहाँ दो शॉकिंग बातें ये होती हैं कि हर फैमिली में से छोटे बच्चे मिसिंग होते हैं। दूसरी बात जो एलिसन को समझ आती है कि जिस फैमिली का मर्डर दरख्त पर लटका कर किया गया था वो पहले उस घर में रहती थी जहां उस फैमिली का मर्डर किया गया था जिनके थ्रोट कट किए गए थे। ये सब जानने के बाद घर में अजीब चीज़ें शुरू होने लगती हैं। रात को एलिसन के रूम में वो टेप्स अपने आप ही प्ले होने लगती हैं और ट्रेवल की कंडीशन भी दिन ब दिन ख़राब होने लगती है। नेक्स्ट डे डेप्यूटी आता है और एलिसन को अपने ऑफिस में जाने का कहता है। एलिसन मान जाता है और उसको अपने ऑफिस में अलाउ कर देता है। फिर वहाँ एलिसन के ऑफिस में हम देखते हैं कि वो ये स्ट्रेंज फेस जो हर टेप में नजर आता है, उसके अलावा एक सिंबल जो वीडियो में कॉमन होता है, इसके बारे में एलिसन को कुछ नहीं पता। नेक्स्ट डे एलिसन फिर से एक टेप प्ले करता है जिसका नाम होता है लॉन वर्क्स, जिसमें एक फैमिली गैदरिंग एंजॉय कर रही होती है और कोई घर के बाहर से हर टेप की तरह उन्हें भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। अचानक से सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कोई लॉन मूवर से घास कट कर रहा होता है और तभी अचानक से मशीन के सामने एक जिंदा इंसान आ जाता है और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाए वो लॉन मूवर उसके ऊपर से गुजर जाता है। ये देखकर एलिसन बहुत डर जाता है। नेक्स्ट डे एलिसन को प्रोफेसर जोनस की कॉल आती है और यहाँ एंट्री होती है प्रोफेसर जोनस की। प्रोफेसर जोनस एक यूनिवर्सिटी में डिमोनोलॉजी और ऑकल्ट के एक्सपर्ट हैं, तो इस कहानी के सारे राज खुलने लगते हैं। प्रोफेसर जोनस उस अजीब सिंबल को देखकर बताता है कि ये एक बेबीलोनियन साइन है और ये बुगल का दरवाजा है। तब हमें समझ आता है कि बुगल ही वो स्ट्रेंज फेस है जो हर टेप में नजर आता है। लोग बिलीव करते थे कि बुगल बच्चों की सोच खा लेता है, लेकिन वो डायरेक्टली मर्डर नहीं करता। वो बच्चों को पहले मैनिपुलेट करता है ताकि वो अपनी ही फैमिली को मार दें और उसके बाद वो उन्हें अपनी दुनिया में ले जाता है और उनकी सोल्स को खा लेता है। पुराने टाइम में माना जाता था कि ये सिंबल दरअसल एक गेटवे है। अगर आप इस सिंबल को या बुगल की इमेजेस को देखते हैं तो आप उसे अपनी दुनिया में आने का रास्ता दे रहे होते हैं, यानी उन टिप्स को देखना ही बुगल को जिंदा करने के बराबर था। ये सुनते ही एलिसन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उन टिप्स को बार बार देखकर उसने किसी सीरियल किलर को नहीं बल्कि उस डीमन बुगल को खुद अपने घर के अंदर बुला लिया है और अब उसकी फैमिली बहुत बड़े खतरे में है। नेक्स्ट डे ट्रेसी एशली को डांट रही होती है क्योंकि उसने हॉलवे की वॉल पर पेंट किया होता है। एलिसन आकर उसे डांटता है तो एशली बताती है कि स्टेफनी ने ही उसे वॉल पर पेंटिंग करने को कहा था। तो ट्रेसी पूछती है कि स्टेफनी कौन है, तो एशली कहती है कि वही स्टेफनी जिसके बारे में डैड बुक लिख रहे हैं। अब यहाँ एलिसन का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा जाता है। ट्रेसी को पता चल जाता है कि वो किसी आम घर में नहीं रह रही बल्कि उसी मर्डर हाउस में रह रहे हैं।
मगर एलिसन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बस अपनी बुक कंप्लीट करना चाहता है। तो एक रात एलिसन को आवाज़ सुनाई देती है। वो नीचे जाता है, तब उसे बच्चों के घोंसली फिगर्स नजर आते हैं जो पुराने मर्डर्स के विक्टिम होते हैं। ये बच्चे प्रेडेटर चला रहे होते हैं। सडनली वो सब एलिसन की तरफ देखते हैं। एलिसन डर कर पीछे हट जाता है और वो समझ जाता है कि अब पानी सर से गुजर चुका है। वो उसी रात डर कर सारी टेप्स को जला देता है और घर छोड़ने का डिसीजन लेता है। एलिसन अपनी फैमिली को लेकर पुराने घर में लौट जाता है और उसे लगता है कि अब सब सेफ है, लेकिन असल हॉरर तो अब स्टार्ट होने वाला था। एलिसन को नए घर में प्रोफेसर जोनस की दूसरी कॉल आती है, तो वो उसे 3 अजीब इमेजेस दिखाते हैं जिसमें स्नेक, स्कॉर्पियन और एक डॉग बना हुआ होता है। जोनस बताता है कि एक पुराने ज़माने में लोगों का ये भी मानना था कि बुगुल दरअसल इन इमेजेस के अंदर ही रहता है। ये इमेजेस उस डीमन के लिए हमारी दुनिया में आने का एक पोर्टल है। और सबसे खौफनाक बात ये कि जो मासूम बच्चे इन इमेजेस को बार बार देखते हैं, बुगुल उनके दिमाग को पोजेस कर लेता है क्योंकि बच्चों को मैनिपुलेट करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। तभी एलिसन को डेप्यूटी की कॉल आती है जिसमें वो उसे बताता है कि उसे सारे मर्डर्स में एक सीक्वेंस ढूंढ ली है कि 1966 की फैमिली जिस घर में रहती थी, वहाँ बाद में रहने वाली फैमिली जब नए घर में गई तो वहाँ उनका मर्डर हो गया। फिर उनका घर छोड़ने वाली फैमिली जब नए घर में गई तो 1986 में उनका भी मर्डर हो गया। यानी बुगुल का एक रूल है, वो घर के अंदर किसी को नहीं मारता, बल्कि वो चाहता है कि फैमिली डर कर घर बदले। और जैसे ही कोई फैमिली नए घर में शिफ्ट होती है, बुगुल का ट्रैप पूरा हो जाता है और वहाँ उनका मर्डर हो जाता है। और एलिसन ने भी घर चेंज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि अब वो बुगुल के ट्रैप में आ गया है। एलिसन को एक बॉक्स मिलता है और अंदर एक टेप होती है, एक्सटेंडेड कट एंडिंग्स। उस टेप में रिवील होता है कि हर फैमिली को एक्चुअली में उन फैमिलीज के मिसिंग बच्चों ने ही मारा था, सब कुछ बच्चों ने किया था। और तभी एलिसन को अपनी कॉफ़ी अजीब लगती है, उसका विजन ब्लर होने लगता है और तभी उसकी बेटी एशली आ जाती है जिसने उसे ड्रग दिया होता है। एलिसन फ्लोर पर गिर जाता है और वो हिल भी नहीं पा रहा होता। फिर एशली कैमरा लेकर आती है, स्माइल करती है और उसके हाथ में एक एक्स होती है और उसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। और तभी उन टेप्स में एक न्यू टेप की एडिशन भी हो जाती है जिसका नाम होता है हाउस पेंटिंग। एशली अपनी पूरी फैमिली को मार चुकी होती है। उसके बाद बुगुल स्क्रीन पर अपेयर होता है और एशली को डार्कनेस में ले जाता है। मूवी बेसिकली ये दिखाती है कि बुगुल डायरेक्टली अटैक नहीं करता, वो स्लोली बच्चों को करप्ट करता है, उनके माइंड्स को कंट्रोल करता है और फिर उनसे अपनी फैमिली का मर्डर करवाता है। सबसे स्केरी बात ये थी, एलिसन पूरी फैमिली में मिस्ट्री सॉल्व कर रहा था लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि डेंजर उसके घर के अंदर ही है। मूवी का पूरा प्लॉट इस बात पर चलता है कि हर फैमिली के एक बच्चे को बुगुल पोजेस कर लेता है और वो बच्चा अपनी पूरी फैमिली का मर्डर कर देता है। जब ऑडियंस ट्रेवर को नींद में चलता देखती है, उसे अचानक स्कूल में मर्डर सीन की ड्राइंग बनाते देखती है, तो ऑडियंस को पक्का यकीन हो जाता है कि ट्रेवर ही वो बच्चा है जिसे बुगुल ने कंट्रोल कर लिया है और यही अपनी फैमिली का मर्डर कर देगा। यहाँ पर राइटर ने ऑडियंस के माइंड को ट्रिक किया। डेप्यूटी, जिसका पूरी मूवी में कोई नाम नहीं बताया गया, और उसे डेप्यूटी सो एंड सो कहा गया है, एलिसन का एक बहुत बड़ा फैन होता है जो इस बुगुल के ट्रैप को समझ जाता है और एलिसन को इन्फॉर्म करता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और एलिसन ट्रेसी और ट्रेवर के साथ न्यू घर में मारा जाता है। अब एलिसन भी उस चेन का पार्ट बन चुका है। अब अगर कोई फैमिली एलिसन के न्यू घर में आएगी तो बुगुल उन्हें तंग करेगा और अगर वो फैमिली डर कर ये घर छोड़ देगी तो वो भी बुगुल के ट्रैप में आ जाएगी और मारी जाएगी। बुगुल किसी भी फैमिली को उस वक्त तक नहीं मारता जब तक वो उस मर्डर वाले घर में रह रहे होते हैं। जब कोई फैमिली उस पहले से कर्ज घर से तंग आकर या डर कर नए घर में शिफ्ट होती है, तभी बुगुल का साया उनके साथ नए घर में चला जाता है। नए घर में शिफ्ट होने के बाद वही पोसेस बच्चा अपनी पूरी फैमिली का मर्डर कर देता है। तो ये था पूरी मूवी का प्लॉट। अब हम आते हैं फन फैक्ट्स की तरफ। मूवी में जो ट्री वाला सीन था जहाँ फैमिली को लटकाया जाता है, असल में इस सीन को शूट करने के लिए कोई डमी या पुतले यूज नहीं किए गए थे, बल्कि असली स्टंटमैन को रस्सी और सेफ्टी हार्नेसेस के जरिए ट्री से लटकाया गया था। लेकिन पहले ही टेक में स्टंट कोऑर्डिनेटर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। एक स्टंटमैन का सेफ्टी हार्नेस अचानक खुल गया और रस्सी उसके गले में आकर फंस गई, जिससे सच में उसका दम घुटने लगा। क्रू ने फौरन सिचुएशन को संभाल लिया और स्टंटमैन को नीचे उतारा, जिससे उसकी जान बच गई। उसे कोई गहरी चोट नहीं आई, लेकिन इस गलती पर डायरेक्टर स्कॉट को इतना गुस्सा आया कि उसने स्टंट कोऑर्डिनेटर को उसी वक्त सेट पर नौकरी से निकाल दिया और इस वाक़े के बाद शूटिंग को 3 दिन के लिए रोक दिया गया। यानी जो सीन ऑडियंस को डराने के लिए बनाया जा रहा था वो रियल लाइफ में एक असली मौत का मंजर बनने वाला था। राइटर रॉबर्ट कार्गिल को सिनेस्टर का आइडिया अपने एक बुरे ख्वाब से आया था जो उससे द रिंग मूवी देखने के बाद आया था।
जब एडिसन पूल पार्टी नाम की टेप चलाता है तो हमें एक फैमिली लॉन चेयर्स पर बंधी हुई पानी के अंदर डूबती नजर आती है। यानी कि आप जानते हैं कि इस सीन को शूट करना पूरी मूवी का सबसे मुश्किल काम क्यों था। फिल्म के राइटर रॉबर्ट के मुताबिक इस सीन के लिए वीएफएक्स या डमीज का इस्तेमाल नहीं किया गया था। जो एक्टर और एक्ट्रेसेस इस फैमिली का रोल प्ले कर रहे थे उन्हें सच पे लॉन चेयर्स से बांधकर पानी के अंदर खींचा गया था और इस वजह से फिल्म मेकर्स को हर एक सेकंड का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा था ताकि किसी एक्टर का दम न घुटे और कोई हादसा न हो जाए। मगर मुसीबत यहाँ खत्म नहीं हुई। इस सीन में जब हम बुहुल को पहली बार पानी के अंदर देखते हैं तो उस एक्टर को भारी वेयर्स पहनकर पानी के अंदर भेजा गया था ताकि वो सतह पर ना आए। उसे कई सेकंड्स तक पानी के अंदर सांस रोककर भी रहना पड़ा था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये पूरा सीन किसी मॉडर्न डिजिटल कैमरा पर नहीं बल्कि असली पुरानी सुपर 8 फिल्म कैमरा पर शूट की गई है जिसमें बाकी सारी टेप्स को रिकॉर्ड किया गया था। इसका मतलब अगर कैमरा का लाइट मीटर खराब हो जाता या फिल्म कार्ट्रिज में कोई गलती होती तो एक्टर्स को बार बार पानी में डूबकर ये मौत का सीन रीशूट करना पड़ता। लेकिन लकीली सब कुछ पहली बार में ही परफेक्ट हो गया। मूवी के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज फैक्ट ये है कि अगर आप इस पूरी फिल्म को ध्यान से देखें तो इसमें ना कोई खून खराबा है, पूरी मूवी में कोई बैड वर्ड्स भी नहीं है और ना ही कोई अडल्ट सीन है। असल में फिल्म मेकर्स इस मूवी को इस तरह डिजाइन कर रहे थे ताकि इसे PG-13 रेटिंग मिले, मतलब बच्चे भी इसको देख सके जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिनेमा हॉल आकर इस फिल्म को देखें। लेकिन जब ये फिल्म सेंसर बोर्ड के पास गई तो उन्होंने बिना किसी खून खराबे और बिना किसी बैड वर्ड होने के बाद भी R रेटेड का सर्टिफिकेट दे दिया, मतलब सिर्फ अडल्ट ही ये फिल्म देख सकते हैं। सेंसर बोर्ड का ये मानना था कि इस मूवी का जो कंटेंट है, बैकग्राउंड म्यूजिक है और साइकोलॉजिकल डर है वो बच्चों के दिमाग के लिए इतना ज़्यादा खौफनाक और डिस्टर्बिंग है कि इस फिल्म को PG-13 रखना नामुमकिन है। फिल्म के राइटर रॉबर्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये भी बताई कि पहले उन्होंने सोचा था कि बुल का लुक लाइक बिल्कुल जॉनी डेप की मूवी चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री के विली वोंका जैसा होगा। लेकिन जब उन्होंने इस आइडिया पर दोबारा सोचा तो उन्हें अंदाजा हुआ कि विली वोंका जैसा दिखने वाला डीमन ऑडियंस को डराने के बजाय फनी लगता और इस फिल्म का पूरा सस्पेंस खराब हो जाता। साइंस ऑफ स्केयर प्रोजेक्ट नाम की एक मशहूर रिसर्च टीम हर साल व्यूवर्स के हार्ट रेट को मॉनिटर करके दुनिया के सबसे डरावने हॉरर फिल्मों को रैंक करती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिनिस्टर ने साल 2020 और 2023 में फर्स्ट रैंक हासिल किया था, जहां इसका स्केयर स्कोर 100 में से 96 था। स्टडी के दौरान देखा गया कि इस फिल्म को देखते वक्त लोगों का हार्ट रेट 34% तक बढ़ गया, यानी आमतौर पर चलने वाली 64 बीट पर मिनट की धड़कन सीधा 86 पर चली गई। और जब इस मूवी का सबसे खौफनाक जंप स्केयर आया जो कि लॉन मूवर वाला था तो लोगों का हार्ट रेट 131 बीट्स पर मिनट तक हो गया, जो एक एक्सट्रीम लेवल है। साइंस के मुताबिक ये इस बात का सबूत है कि इस मूवी में जंप स्केयर और दिमाग पर दबाव डालने वाले स्लो बर्न हॉरर का एक परफेक्ट बैलेंस है। तो गाइस ये थी सिनेस्टर मूवी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फन फैक्ट्स के साथ। अगर आपको ऐसी डिस्टर्बिंग हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर आपको एटिक्स में टेप मिलती तो आप क्या करते। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर नाइटमेयर में।